पिछली वीडियो में हमने जेफरी एप्स्टीन के केस को सरफेस लेवल पर समझा था। उसकी रहस्यमय मौत, जेल की स्थिति और वायरल लाइन एप्स्टीन ने खुद को नहीं मारा। लेकिन अगर हम सच में इस केस को समझना चाहते हैं तो हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान की स्टोरी नहीं थी। ये पावर, इन्फ्लुएंस, एक्सेस और सीक्रेसी का नेटवर्क था जो सालों तक क्वाइटली ऑपरेट करता रहा। जेफरी एप्स्टीन आधिकारिक तौर पर एक फाइनेंसर था, लेकिन जब पत्रकारों ने उसकी पृष्ठभूमि खोदना शुरू किया तो एक बुनियादी सवाल बार बार सामने आया। उसका सटीक वित्तीय मॉडल क्या था? कौन से सत्यापित ग्राहक थे? वह कैसे अचानक अति धनी बन गया जब उसका सार्वजनिक ट्रैक रिकॉर्ड सीमित था? ये सवाल सरल लगते हैं, लेकिन इनका स्पष्ट दस्तावेजीकरण किया गया उत्तर कभी भी पूरी तरह से पारदर्शी रूप में सामने नहीं आया। 1990 के दशक और शुरुआती 2000 के दशक में एप्स्टीन अभिजात वर्ग के नियमित सदस्य बन चुके थे। मैं न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा के उच्च समाज कार्यक्रमों में भाग लेता, निजी रात्रि भोज आयोजित करता और शक्तिशाली लोगों के साथ तस्वीरों में दिखाई देता। यहाँ एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जरूरी है। किसी शक्तिशाली इंसान के साथ फोटो या सामाजिक उपस्थिति अवैध गतिविधि साबित नहीं करता, लेकिन जब एक दोषी अपराधी के आस पास इतने उच्च प्रोफाइल कनेक्शन बार बार मिलते हैं तो जनता स्वाभाविक रूप से असहज महसूस करती है। उसके पास एक निजी जेट था जिसे मीडिया ने बाद में लोलिता एक्सप्रेस नाम दिया। उड़ान लॉग सार्वजनिक डोमेन में चर्चा होने लगे। इन लॉग में राजनेताओं, व्यापारिक नेताओं, शिक्षाविदों और मशहूर हस्तियों के नाम दिखाई दिए। फिर से नाम का आना अवैध संलिप्तता साबित नहीं करता, लेकिन गोपनीयता का वातावरण संदेह को मजबूत बना देता है। एप्स्टीन का निजी द्वीप भी सार्वजनिक बहस का प्रमुख बिंदु बना। रिपोर्टों के मुताबिक वहां विशेष सभाएं होती थीं। पीड़ितों की गवाही ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया व्यवस्थित थी। युवा लड़कियों को अप्रोच करने के लिए रिक्रूटर्स उपयोग किए जाते हैं। उन्हें बोला जाता है कि एक अमीर ग्राहक के लिए मसाज का काम है। फिर धीरे धीरे सीमाएं पार होती गईं। पीड़ितों ने अदालत में कहा कि उन्हें हेरफेर किया गया, भावनात्मक रूप से अलग थलग किया गया और चुप्पी के लिए दबाव बनाया गया। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक कोण को समझना भी जरूरी है। जब शक्ति असंतुलन चरम होता है, एक तरफ कनेक्शन वाले अरबपति, दूसरी तरफ आर्थिक रूप से कमजोर किशोर, तो सहमति की अवधारणा कानूनी और नैतिक रूप से जटिल हो जाती है। इसी वजह से तस्करी और शोषण के कानून इतने सख्त होते हैं। 2005-2008 के बीच फ्लोरिडा जांच शुरू हुई। सबूत एकत्र हुए, गवाहों के बयान लिए गए, लेकिन फिर एक विवादास्पद याचिका सौदा आया। एप्स्टीन ने कम आरोपों पर दोषी याचिका दी और केवल सीमित जेल समय सेवा की, वह भी वर्क रिलीज कार्यक्रम के साथ। इस डील ने राष्ट्रव्यापी आक्रोश पैदा किया। कानूनी विश्लेषकों ने कहा कि पीड़ितों को उचित परामर्श नहीं दिया गया। इस घटना ने सार्वजनिक विश्वास को पहला बड़ा झटका दिया। उसके बाद कुछ सालों तक मामला अपेक्षाकृत शांत रहा, लेकिन खोजी पत्रकारिता ने मुद्दे को पूरी तरह से मरने नहीं दिया। कुछ पत्रकारों ने दस्तावेजों का अनुरोध किया, अदालत के फाइलों का अध्ययन किया और डील की असामान्य प्रकृति पर लेख प्रकाशित किए। धीरे धीरे दबाव बढ़ता गया। 2019 में न्यूयॉर्क संघीय अभियोजकों ने एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया। आरोप ज्यादा गंभीर थे, यौन तस्करी की साजिश। इस बार मीडिया का ध्यान वैश्विक था। अदालत की सुनवाई भारी कवरेज थी। लोग अटकलें लगा रहे थे कि शायद सीलबंद दस्तावेज खुलेंगे और बड़े नाम उजागर होंगे। फिर सबसे चौंकाने वाला घटनाक्रम आता है। एप्स्टीन जेल के सेल में मृत पाया जाता है। आधिकारिक तौर पर मौत को आत्महत्या बताया गया, लेकिन रिपोर्टों में कई अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। कथित तौर पर कैमरे खराब हो रहे थे, कथित तौर पर गार्ड मानक प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर पाए। ये विवरण षड्यंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देते हैं। इंटरनेट पर मीम्स बनने लगे, लेट नाइट शो पर चुटकुले आए और एक सार्वजनिक कथा बनने लगी कि सच शायद अधूरा है। एप्स्टीन की मृत्यु ने एक और कानूनी वास्तविकता को उजागर किया। जब मुख्य आरोपी मुकदमे से पहले ही मर जाता है तो आपराधिक अभियोजन तकनीकी रूप से समाप्त हो जाता है। इसका मतलब है कि कई आरोप अदालत में पूरी तरह से परखे ही नहीं जा पाते। पीड़ितों के लिए यह भावनात्मक झटका था, क्योंकि उन्हें सार्वजनिक सुनवाई और विस्तृत सबूत प्रस्तुति का मौका नहीं मिला। ध्यान घिसलीन मैक्सवेल पर स्थानांतरित हुआ, जिन पर अभियोजकों ने भर्ती और सुविधा में केंद्रीय भूमिका के लिए आरोप लगाया। मुकदमा हुआ, गवाहों ने गवाही दी और उन्हें दोषी ठहराया गया।
यह मामला एक ठोस कानूनी परिणाम था, लेकिन फिर भी सार्वजनिक चर्चा का केंद्र वही रहा। क्या नेटवर्क का पूरा दायरा जांचा गया? इस मामले का प्रभाव केवल कानूनी प्रणाली तक सीमित नहीं रहा। इसने मीडिया नैतिकता, जेल सुधार, याचिका सौदेबाजी प्रणाली और अभिजात वर्ग की जवाबदेही पर वैश्विक बहस शुरू की। लोगों ने सवाल किया कि क्या धन और संबंध जांच की गति और तीव्रता को प्रभावित कर सकते हैं? क्या उच्च प्रोफाइल प्रतिवादियों को अलग व्यवहार मिलता है? ये असहज सवाल है, लेकिन लोकतंत्र में असहज सवाल ही पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। एप्स्टीन फाइलों शब्द का उपयोग आमतौर पर उन दस्तावेजों के लिए किया जाता है जो जांच और मुकदमों के दौरान दायर किए गए थे। इनमें जमाबंदी, ईमेल, उड़ान लॉग और गवाही शामिल है। हर दस्तावेज का संदर्भ होता है और अधूरी रीडिंग गलत व्याख्या भी पैदा कर सकती है। इसीलिए जिम्मेदार विश्लेषण जरूरी है। अटकलों और सत्यापित तथ्य के बीच अंतर बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। इस मामले का सबसे भावनात्मक आयाम पीड़ितों का दृष्टिकोण है। कई पीड़ितों ने सार्वजनिक साक्षात्कारों में कहा कि उन्हें सालों तक नजरअंदाज किया गया, उन्हें विश्वास नहीं किया गया, और जब आखिरकार सिस्टम ने एक्शन लिया तब प्राथमिक आरोपी ट्रायल फेस करने से पहले ही चला गया। ये उनके लिए क्लोजर का इनकम्प्लीट चैप्टर था। पब्लिक अविश्वास का कारण सिर्फ षड्यंत्र नहीं था, बल्कि पारदर्शिता अंतराल थे। जब जानकारी खंडित रूप में रिलीज होती है तो कल्पना खाली स्थान भर देती है। सोशल मीडिया ने इस मामले को बढ़ा दिया। हर नया दस्तावेज ट्रेंड करता है, हर अफवाह वायरल होती है। जानकारी के अतिभार के युग में सत्यापित तथ्य और अटकलों के बीच अंतर बनाए रखना और भी कठिन हो जाता है। एक और कोण जिस पर चर्चा की जाती है वह है अभिजात वर्ग का नेटवर्किंग कल्चर। उच्च समाज की घटनाओं, निजी नींवों, परोपकारिता समारोहों, इन सब वातावरणों में शक्ति का संकेंद्रण होता है। एप्स्टीन ने इसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश किया और धीरे धीरे विश्वास बनाया। यह याद दिलाता है कि पहुंच कभी कभी ढाल भी बन सकती है। इस दस्तावेजी का उद्देश्य किसी पर बिना सबूत के इल्जाम लगाना नहीं है। उद्देश्य है सिस्टम को समझना, कैसे खामियां मौजूद हैं, कैसे प्ली डील विवादास्पद हो सकते हैं, कैसे जेल की निगरानी विफल हो सकती है और कैसे पीड़ितों को न्याय के लिए लड़ने में वर्षों लग सकते हैं। हो सकता है भविष्य में और दस्तावेजों को डीक्लासिफाई किया जाए। हो सकता है कुछ सवालों के जवाब मिल जाएं, लेकिन अभी के लिए यह मामला एक खुले अध्याय जैसा है जहां कुछ पृष्ठ पठनीय हैं, कुछ काले किए गए हैं और कुछ गायब लगते हैं। जेफरी एप्स्टीन का नाम इतिहास में सिर्फ एक अपराधी के रूप में नहीं लिखा जाएगा। यह एक केस स्टडी बन चुका है शक्ति असंतुलन का, संस्थागत विश्वास का और जवाबदेही की अवधारणा का। यह हमें याद दिलाता है कि कानून का समान अनुप्रयोग केवल लिखित सिद्धांत नहीं है, बल्कि निरंतर सतर्कता का परिणाम होता है। और शायद सबसे बड़ा सबक यह है, चुप्पी शक्तिशाली लोगों को सुरक्षित रखती है, लेकिन लगातार सवाल प्रणाली को चुनौती देते हैं। अगर आप यहां तक देखा है तो आप सिर्फ व्यूअर नहीं, आप ऑब्जर्वर हो, और इन्फॉर्मड ऑब्जर्वर ही सोसाइटी को अकाउंटेबल रखता है। वीडियो को लाइक करिए अगर आप फैक्चुअल डीप डाइव्स चाहते हैं। कमेंट में अपना पर्सपेक्टिव शेयर करिए, लेकिन रेस्पेक्टफुली और एविडेंस के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां हम सनसनीखेज अफवाहें नहीं, संरचित विश्लेषण करते हैं। मिलते हैं अगली जांच में। तब तक याद रखिए, शक्ति अस्थायी होती है, लेकिन दस्तावेज और प्रश्न दीर्घकालिक होते हैं। और जब तक सवाल जिंदा है, तब तक सच की संभावना भी जिंदा है।